हम आपसे क्लच के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने आपको जो बताया था उसमें कि सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच और कोन क्लच, इन तीनों के बारे में हमने उसमें पहले बता चुके हैं। और उसमें बताया था कि जो इसका मेन प्रिंसिपल होता है वो फ्रिक्शन पर बेस्ड होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम अभी तक जो हमने बताया आपको वो मैनुअली ऑपरेटेड क्लच में आते हैं, लेकिन अब ये जो अगला वाला जो बताने जा रहे हैं वो ऑटोमेटिक क्लच के बारे में हम बात करेंगे। तो अब इसमें जो है ऑटोमेटिक क्लच में जो आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट वो सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच ये हमारा अगला टॉपिक है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। सेंट्रीफ्यूगल क्लच है क्या एक्चुअल में? अब आपको नाम से ही लग रहा होगा कि ये इसमें सेंट्रीफ्यूगल क्लच में कि जब हम एंगेज या डिसएंगेज करेंगे तो उस केस में अब हमको स्प्रिंग फोर्स की ज़रूरत ना हो करके यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की आवश्यकता होगी। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही जो होगा वो मेन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा जिससे हम एंगेज या डिसएंगेज कर सकें। या इस केस में एंगेज या डिसएंगेज का मतलब ये हो गया कि जो मेन पावर ट्रेन है या जो हमारा ड्राइव शाफ्ट है उससे हम ड्रिवन शाफ्ट को, कहने का मतलब हो गया कि जो गियर बॉक्स है उसको हम जो यहाँ पर इंजन का जो मेन शाफ्ट है या फ्लाई व्हील है उससे हम कनेक्ट करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो यहाँ पर बेसिकली जो आया मेन पॉइंट जो इसका आया वो क्या आ गया, यहाँ पर ये आया कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is used for engaging and disengaging। ये तो यहाँ पर जो है स्प्रिंग फोर्स यूज नहीं होता, नॉट स्प्रिंग फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इज इक्वल टू क्या होता है, mv² r या mr ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पर जो ये फोर्स होता है ये आउटवर्ड फोर्स लगता है। कभी भी कोई रोटेटिंग बॉडी होती है तो ये स्यूडो फोर्स में आ जाते हैं ये सब। और ये m क्या है, मास है बॉडी का जो रिवॉल्व कर रही है, और v क्या है उसकी स्पीड है, और r क्या है रेडियस है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये m r और इसी को v इक्वल टू r ओमेगा कर लेंगे तो ये r² ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एक r उससे कट जाएगा। तो जो यहाँ पर वैल्यू बचेगी वो इक्वल टू m f इक्वल टू हो जाएगा m r ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पर ओमेगा क्या है उसकी एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि अब जो एंगेजमेंट या डिसएंगेजमेंट हो रहा है वहाँ पर वो मैनुअल व्हील नहीं वहाँ पर यहाँ पर है या किसी भी ड्राइवर की इच्छा पर नहीं है। वो क्या है कि जो स्पीड अगर इंजन की बढ़ रही है तो उससे वो एंगेजमेंट या डिसएंगेजमेंट या कितना एंगेज होना चाहिए या कितना डिसएंगेज होना चाहिए उसके साथ स्लिपेज भी इन्वॉल्व होगी। तो ये चीज़ जो होगा ये अब ड्राइवर के पास पेडल नहीं है क्लच का, तो क्या हुआ, नो क्लच पेडल। तो अब ड्राइवर के पास कोई क्लच का पेडल नहीं है कि जिससे वो क्लच को ऑपरेट करे। तो जो क्लच होगा फिर कैसे ऑपरेट होगा, तो द क्लच ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली अपने आप ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन द इंजन स्पीड, है ना, डिपेंडिंग on the
इंजन, आप इंजन स्पीड बढ़ाओगे तो जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जो है इंगेजमेंट हो जाएगा। और जैसे इंजन की स्पीड कम होगी तो इंगेजमेंट ऑटोमेटिकली जो है उस वहाँ से ख़त्म हो जाएगा या डिसंगेज हो जाएगा। तो अब हम इस तरीके से कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम एक्सीलेटर ले रहे हैं तो वो इंगेज ऑटोमेटिकली होता चला जा रहा है। जैसे कि एक्सीलेटर लेंगे तो इंजन का आरपीएम बढ़ता जाएगा, स्पीड बढ़ती जाएगी। और जैसे ही ब्रेक आप लोगे तो उस केस में क्या होगा, इंजन की स्पीड वहाँ पर धीमी हो जाएगी। और उस केस में क्या हो जाएगा, जैसे ही धीमी होगी स्पीड, उस ये जो क्लच होगा ये वहाँ से डिसंगेज हो जाएगा। तो कह रहा है कि लो स्पीड पर, है ना, जो लो स्पीड पर यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी होती है एट, ये अंदर की बनावट में है, ये एट लो स्पीड ओनली द स्प्रिंग प्रेशर एक्ट्स, ये अंदर स्प्रिंग प्रेशर acts while at high speed the force generated by weight, force generated बाई दी वेट, ये कौन सा फोर्स होगा, यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाएगा। हाई स्पीड पर जो लगेगा वो क्या करेगा, सप्लीमेंट दी स्प्रिंग प्रेशर। तो यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच है वो यहाँ पर आप देखिए ये डिसएंगेज्ड पोजीशन में है। आप देखिए ये फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील, और ये जो वेट है, हमने जो वेट के बारे में बात किया था जिसके कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, वो यही वेट है ये, ठीक है। तो जब देखिए ये जो है वेट, ये देखिए यहाँ से ये लगा हुआ है, ये इस पर ये एक स्प्रिंग है, जो है ये स्प्रिंग। तो जब ये क्या हो रहा है कि जैसे ही ये जो है ये आगे की तरफ, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो ये रेडियली आउटवर्ड लगता है बाहर की तरफ। तो जैसे ही बाहर की तरफ लगेगा ये, तो ये जो स्प्रिंग होगी और तेज़ी से दबेगी इस पर, जो क्या करेगी, इसको और तेज़ी से एंगेज कर लेगी। लेकिन अभी क्या है, चूँकि ये फोर्स नहीं लग रहा है, रुका हुआ है ये, अभी आरपीएम 0 मान के चलिए इसको, देखिए इसके ऊपर ये रखा हुआ है ऐसे ही। तो उस केस में क्या हो रहा है कि जो स्प्रिंग है ये इसको अभी यहाँ से डिसएंगेज किए हुए, ये देखिए ये इसकी वजह से है ना, थोड़ा बहुत जो स्प्रिंग फोर्स लगा हुआ बस केवल इसके कांटेक्ट भर के लिए, ये बस इतना ही समझ लीजिए, अभी इसको प्रेस नहीं किए हुए। लेकिन जैसे ही इसका आरपीएम आप बढ़ाएंगे, जैसे ही आरपीएम बढ़ेगा तो आरपीएम बढ़ने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड फोर्स लगता बाहर की तरफ। तो जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो उसके कारण क्या होगा, ये देखिए इसके कारण ये असेंबली जो है इधर से ऐसे जब इधर ऊपर जाएगी तो देखिए ये इस तरीके से जो ये लिंक बना हुआ है ये इसको प्रेस करेगा, इस स्प्रिंग को अंदर की तरफ। जब अंदर की तरफ प्रेस करेगा तो ये फोर्स लगेगा, स्प्रिंग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगी। और देखिए उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे ये आरपीएम बढ़ता जाता है ना, उसी हिसाब से क्या होता है, ये जो फोर्स भी होता है ये बढ़ता जाता है और तेज़, तो और ज़्यादा एंगेज होता है और ज़्यादा पावर डिलीवर होना शुरू हो जाती है। तो ये क्या हो गई, ये एंगेज्ड पोजीशन हो गई सेंट्रीफ्यूगल क्लच की, ये एंगेज्ड पोजीशन है और ये क्या है, डिसएंगेज्ड पोजीशन है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल, और जो भी फोर्स लगेगा वो रेडियली आउटवर्ड लगेगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ पर जो ये बाल क्रैंक लीवर है, इससे जो है ये यहाँ पर आप देख रहे हैं मोशन जो है ये इधर हो जाएगा, तो उसके कारण ये जो लीवर होगा ये अंदर की तरफ पुश करेगा, इस तरीके से ये ट्रांसफ़र होता है। देखिए ये स्प्रिंग को, तो ये स्प्रिंग क्या करेगी, इसको, ये जो प्रेशर प्लेट है, प्रेशर प्लेट के साथ ये लगी हुई स्प्रिंग है, इसको और ज़्यादा प्रेस करेगी, जिससे जो होगा वो ड्रिवन शाफ्ट जो है वो और ज़्यादा इसके साथ ये जुड़ जाएगा ड्राइविंग शाफ्ट के साथ। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं उस तरीके से पावर आसानी से ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। तो ये रहा इसका एक बेसिक
जो है फंक्शनिंग है। तो मेन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि केवल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे बड़ा फैक्टर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके कारण ये जो है ये यहाँ पर वर्क कर रहा है। अब यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आ गई। एक हम अगले क्लच के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको ओवर रनिंग क्लच बोलते हैं, या फिर उसको फ्लाई व्हील भी कहा जाता है, फ्री व्हील भी कहा जाता है। तो फ्री व्हील क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लें आपसे इसी समय। तो फ्री व्हील है ना, इसका जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं ओवर रनिंग क्लच। ओवर रनिंग क्लच, इसका दूसरा नाम ओवर रनिंग क्लच। इसको हम स्प्रैंग क्लच भी बोलते हैं, स्प्रैंग इसमें लगे हुए होते हैं तो स्प्रैंग क्लच भी कहते हैं इसको, स्प्रैंग क्लच भी कभी, या फिर इसको वन वे क्लच कहते हैं, वन वे क्लच। वन वे क्लच क्यों कहते हैं इसमें, इसका मतलब वन वे क्लच का मतलब होता है, आपने देखा होगा साइकिल में, आपने साइकिल तो ज़रूर चलाई होगी अभी तक, तो उसमें साइकिल में होता क्या है कि जब आप पैडल मारते हो आगे की तरफ, है ना, तो उस केस में क्या होता है कि उसमें आपकी जो पैरों से जो पैडल है वो पावर जो है तो होती है वो पैडल के थ्रू वो सप्लाई होती है पिछले वाले पहिए पर, और ये जो है वो उस जो साइकिल होती है वो आगे की तरफ बढ़ती है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि पैडल रोक देते हैं तो उस केस में, या पैडल पीछे की तरफ करते हैं तो उस केस में पावर सप्लाई नहीं होती, केवल वो एक डायरेक्शन में अगर आप उसको घुमाओगे, केवल एक ही डायरेक्शन जो होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर आप उसको प्रेस करोगे तभी वहाँ पर पावर जो होगी वो सप्लाई होगी, पावर जाएगी, आपके पैरों की पावर जो होगी वो पहिए तक जाएगी। और अगर आप उसको रोक देंगे या बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको आप रोटेट कराएंगे पैडल को, तो फिर आपके जो पैरों की पावर है वो पहियों तक नहीं जाएगी। बिल्कुल ठीक वही चीज़ है ये फ्री व्हील। फ्री व्हील इसीलिए बोला गया, फ्री व्हील आप लोग सुने भी होंगे नाम कभी। तो फ्री व्हील ये भी क्या होता है, जो लगाया जाता है ये गियर बॉक्स के पीछे लगाया जाता है। तो हमेशा जब भी ये लगाया जाएगा तो ये कहाँ पर फिट होता है, फिटेड बैक ऑफ द गियर बॉक्स, ये गियर बॉक्स के पीछे लगाया जाता है ना। तो ये अब ये गियर बॉक्स में क्या होता है, मतलब होगा क्या कि जब एक ही साइड केवल जो है ये एक ही डायरेक्शन में पावर सप्लाई होगी आगे की तरफ जो जाएगी, अगर रुक जाएगा तो फिर उस केस में जो है पावर मतलब सप्लाई नहीं होगी आगे की तरफ, और ना ही जो है अगर उस पैडल के रुक जाने से पावर रुक जाएगी, कहने का मतलब फिर वो रिवर्स डायरेक्शन में माना जाता है। ये ना हो कि अगर पैडल आपने रोक दिया तो उस केस में जो है पावर आगे की जो है जो सप्लाई हो रही थी रुक गई। जैसे आप देखते हो कि साइकिल चला रहे हो एकदम से पैडल रोक देने पर ऐसा तो है ना कि साइकिल रुक जाती है, साइकिल चलती रहती है, पावर फिर भी जो आगे की जो पहिया है वो तो चलता ही रहता है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, समझ लीजिए इस तरीके से कि अगर इस पावर जो अगर आगे की तरफ भेजना है तो एक ही डायरेक्शन में हम उसको रोटेट कराएंगे या रिवॉल्व कराएंगे। तो इस तरीके से हम आप समझ सकते हैं। तो ये जो होता है हमेशा गियर बॉक्स के पीछे की साइड पर फिटेड होता है, ठीक है। तो जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर ड्राइव अटैच होती है, जहाँ पर ड्राइव इज, जहाँ पर वेयर ड्राइव इज अटैच्ड टू द गियर बॉक्स, अटैच्ड टू द गियर बॉक्स, ये वहाँ लगाया जाता है ना। तो जितने भी कंट्रोल मेंबर्स होते हैं, कंट्रोल ड्राइविंग मेंबर जो होते हैं वो हमेशा बीच जो स्प्लाइंड होते हैं शाफ्ट के ऊपर, है ना। ये बैक पार्ट ऑफ द गियर बॉक्स है, ये आउटपुट शाफ्ट पे लगा हुआ होता है। तो जो कंट्रोल ड्राइविंग मेंबर होते हैं, कंट्रोल ड्राइविंग मेंबर अटैच्ड, ये सब टू द स्प्लाइंग शाफ्ट, जो स्प्लाइन शाफ्ट होता है, देखिए स्प्लाइन शाफ्ट की यहाँ पर बहुत बड़ी वैल्यू है। तो स्प्लाइन शाफ्ट पर जो है, तो स्प्लाइन शाफ्ट जो कहाँ पे लगा होता है, ये बैक टू द गियर बॉक्स, बैक टू द गियर बॉक्स के पीछे लगा हुआ होता है। उसी को बोलते हैं हम आउटपुट शाफ्ट, आउटपुट शाफ्ट,
ये ऐसे भी बोल सकते हैं आप उसको, है ना। तो ये यहाँ पर आ गया। तो एंगेज्ड पोजीशन में क्या होता है, ड्यूरिंग एंगेज्ड पोजीशन, जरा पहले हम उसकी फिगर दिखा दें तो फिर हम आगे बताते हैं इस पर आपको। देखिए यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, ये फ्री व्हील की यहाँ पर ये फ़ोटो है। आप इसमें देखिए कि देखिए ये गियर बॉक्स शाफ्ट लगा हुआ है, जिसके एंड में ये लगा हुआ होता है। ये ड्रिवन मेंबर है, इसी को रिम बोलते हैं। ये प्रोपेलर शाफ्ट जिससे कनेक्टेड होता है, यही वाला है ना, ये कनेक्टेड होता है प्रोपेलर शाफ्ट से, यहीं से फिर पावर जाएगी बाहर की तरफ। और ये देख रहे हैं आप, ये जो कैम है, ये कैम ये लगा हुआ है। ये देखिए रोलर्स लगे हुए हैं इसमें, रोलर जो है स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। और ये ड्राइविंग मेंबर, इसी को बोलेंगे ये हब, जो इसके साथ ये गियर बॉक्स के साथ लगा हुआ होता है। तो जब ये जैसे ही रिम जो है क्लॉकवाइज जाएगा, तो क्लॉकवाइज जाएगा तो रोलर जो होगा क्या हो जाएगा, वो रोलर इस कैम के अंदर जो है जाकर के यहाँ पर सेट हो जाता है। ये ऐसे यहाँ पर सेट हो जाएगा, ये देखिए इधर इसे अंदर की तरफ सेट हो जाएगा। तो सेट हो जाएगा तो जो ये पावर होगी, ये पावर इसके साथ ट्रांसफ़र होने लग जाएगी, है ना, ये पावर जाने लग जाएगी। और जैसे ही जो है ये काउंटर क्लॉकवाइज अगर इसको घुमाएंगे या काउंटर ये रुक जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में अगर इसके रिस्पेक्ट में काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये रोलर जो होंगे वो मूव कर जाएंगे इधर बैकवर्ड साइड, इस साइड पर। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ओपनिंग ज़्यादा है, तो अंदर ही ये बॉल रोटेट करने, अब ये फंसी यहाँ इस डायरेक्शन, जब क्लॉकवाइज जा रहा था तो उस केस में ये फंस गई थी इस ग्रुप के अंदर, तो पावर जो है यहाँ से ट्रांसफ़र होने लग गई थी इस पर। और जब यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगी, ये जो ग्रुप्स होंगे, ये जो है इसमें बॉल जो होगी वो इधर की तरफ फ्री हो जाएगी, अंदर की तरफ रोटेट करने लग जाएगी। तो अब ये जो पावर होगी यहाँ से इधर इस पर ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो ये इसका बेसिक यहाँ पर प्रिंसिपल है। आप देख रहे हैं किस तरीके से कैसे कनेक्ट और डिसकनेक्ट होती है पावर। तो आइए जो फिगर में देखा था उसी को हम आपको लिख देते हैं यहाँ पर। तो आपने ये देखा था कि जब इंगेज्ड पोजीशन थी पॉजिटिव ड्राइव के केस में, तो क्या हो रहा था कि जो रोलर्स थे वो जो वेज शेप थी उसके अंदर जो है ड्राइविंग और ड्रिवन मेंबर थी, उसके बीच जो वेज शेप थी उसके अंदर वो वहाँ पर सेट हो जा रहे थे। जो रोलर्स थे वो स्प्रिंग के कारण जो वहाँ पर अटैच थे, तो वहाँ पर उसके अंदर सेट हो जाते थे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको, ड्यूरिंग एंगेज्ड पोजीशन मतलब पॉजिटिव ड्राइव इसको बोलते हैं। the roller are wedged between driving and driven, between driving and driven members। जब देख रहे थे कि आप जो रिम था वो क्लॉकवाइज पोजीशन में जब रोटेट कर रहा था, तब कि कैसे जहाँ पर जो लगे होते हैं ये रोलर्स स्प्रिंग के साथ, तो बाई स्प्रिंग्स ऑफ रोलर, बाई स्प्रिंग्स ऑफ रोलर्स, तो ये चीज़ आई। और अब डिसंगेज पोजीशन के लिए कर लें या डिस्कनेक्ट पोजीशन के लिए कर लें, तो वही चीज़ उसी का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, व्हेन ड्रिवन मेंबर आर ओवररन, व्हेन ड्रिवन मेंबर ओवररन्स, जब बहुत ज़्यादा होने लगता है तो उस केस में क्या हो जाता है, आप देख रहे हैं जब ड्रिवन मेंबर जो है जब ज़्यादा ओवररन करेगा, तो उस केस में द ड्राइविंग member, the roller moves to the left, मतलब बड़े ग्रुप, जो बड़ा वाला हिस्सा होता है ग्रुप का उसकी तरफ, ठीक है। उस केस में क्या होगा, एंड उस केस में फिर क्या हो जाएगा, द ड्राइव बिटवीन देम इज डिस्कनेक्टेड, ड्राइव बिटवीन देम इज
डिसकनेक्टेड। तो ये आप समझ सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपने फ्री व्हील के बारे में समझा। तो हमने आपको ये बताया कि जो देखिए ये सब ऑटोमेटिक क्लचिंग में ही यूज़ होते हैं। जब ऑटोमेटिक गियर यूज़ होता है वहाँ यूज़ होता है ऑटोमेटिक क्लच, ये और ऑटोमेटिक क्लच में भी यूज़ होता है। ऑटोमेटिक क्लच वही चीज़ है जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच में जो फंक्शन बता रहे हैं, यही चीज़ ऑटोमेटिक क्लच में यूज़ होता है। तब हम तो यहाँ तक आपको समझ में हमारे ख्याल से आ गई होगी। अब हम आपको ओवरड्राइव के बारे में अगला कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं इसको, क्योंकि ओवरड्राइव भी जो है इसी के साथ लिंक्ड है। तो जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम बताएंगे। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।